नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो आपका घटना चक्र का जो चैप्टर है आपका प्रागैतिहासिक कालीन कला, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और ये पूरे घटना चक्र को समाप्त करके ही इस सीरीज़ का हम अंत करेंगे। जो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं वो घटना चक्र की किताब है। देखिए, जो मार्केट में लगभग किताबें थी उनका हमने ऑब्जेक्टिव करवा ही दिया था, तो वहाँ से कुछ बच नहीं रहा है। तो अगर आप देखना चाहें तो आप वीडियोज़ पढ़े हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में वीडियोज़ पढ़े हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, तो लगभग मार्केट में जितने क्वेश्चन हैं वो वहाँ पर कवर कर चुके हैं। घटना चक्र की बुक एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि यहाँ से भी जो कुछ छूट रहा है वो बच जाए और कॉन्सेप्ट बाकी आपका क्लियर होता रहे। तो इसलिए अब हम घटना चक्र को भी लेकर चलेंगे और साथ ही साथ जो आपका 10 बजे डेली आपका 10 साढ़े 10 के बीच में जो वीडियो अपलोड होता है आधुनिक कला का, तो वो आप ज़रूर देखते रहिए। वहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन डेली मिल जाते हैं जिससे कि आपका समकालीन कला से संबंधित प्रश्न हल होते रहें और उसमें कोई समस्या आपको ना पड़े। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं इसे। देखिए, इसमें जो आपकी ये किताब है वहाँ पर आपको दिया गया है कि 1999 से लेकर अद्यतन परीक्षा तक संपन्न जितने भी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी के हैं तो कुल 51 प्रश्न पत्र इसमें शामिल किए गए हैं और हम ये किताब सिलसिलेवार ढंग से पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो डेली वीडियो इस पर अपलोड करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लेकर हम अपलोड करते रहेंगे, एक साथ तो संभव नहीं है। तो प्रतिदिन इसका चलता रहेगा, आपका घटना चक्र का भी एक वीडियो अलग से बनता रहेगा। जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र। ठीक है, जो हमारा टीजीटी है उसमें आपको सिर्फ भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पढ़ना रहता है। ठीक है, उसमें आपको केवल भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पढ़ना रहता है। जो आपका पीजीटी है उसमें विश्व का भी हमें पढ़ना रहता है, तो ये हमें ध्यान देना है। लेकिन ये कोई रूढ़िबद्धता नहीं है कि सिर्फ भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से ही क्वेश्चन आएंगे या भारतीय चित्रकला से ही टीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीजीटी का तो फिक्स है, उसके सिलेबस में दे दिया गया है, लेकिन जो टीजीटी का सिलेबस है उसमें आपको विश्व की जो कला है उसके बारे में पढ़ने के लिए अलग से नहीं कहा है, ना ही उस सिलेबस में है। लेकिन क्वेश्चन क्या करता है, पूछ लेता है, और वो भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो कि मेरे डिसाइड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें पढ़ना सब है, हालांकि हमें सतही तौर पर ही पाश्चात्य कला को पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। ठीक है, जो बच्चे अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, कला का कोई भी चैप्टर थ्योरी भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस ये नहीं है कि समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। आप जहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे वहीं से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जो अभी तक भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, वो अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं इसे। ठीक है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है, आपको विकल्प दे दिया गया है: आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो प्रागैतिहासिक शब्द का आप लोग बहुत पहले से ही अर्थ समझ रहे हैं। प्राग, इसका जो संधिविच्छेद करेंगे प्रागधन ऐतिहासिक हो जाएगा, यानी इतिहास के पहले का समय। अब इतिहास के पहले के समय को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है कि आदि ऐतिहासिक होगा और एक आपका प्रागैतिहासिक होगा। ठीक है, इतिहास के पूर्व के समय को भी हम दो भागों में बांट देंगे। तो इसको हम लिखित साक्ष्य के आधार पर हम बांटते हैं। और लिखित साक्ष्य का आधार क्या है कि ऐसी इतिहास का ऐसा टाइम पीरियड जहां लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते, उसे हम आद्य ऐतिहासिक में रखेंगे। ठीक है, और लिखित साक्ष्य जहां उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है, पढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उपलब्ध ही नहीं है, उसे हम प्रागैतिहासिक में रखेंगे। तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है तो आधुनिक कला बिल्कुल नहीं होगा, मध्यकालीन कला भी बिल्कुल नहीं होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की कला भी नहीं होगा, क्योंकि इसे यहाँ हमें लिखित साक्ष्य मिल जाता है। भले इसकी लिपि हम पढ़ ना सकें अभी तक, लेकिन यहाँ हमें लिखित साक्ष्य मिलता है। ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला जो है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। अगर तो व्याख्या क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था लेकिन उसका कोई लिखित वर्णन नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में, ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में इन्होंने कुछ बताया है, हमें ये बताना है कि जो बातें ये बता रहे हैं उनमें से कौन सा गलत है। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है,
आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जहाँ पर मानव जो सभ्यता है वो बस शुरुआत ही कर रही है, और शुरुआत कर रही है तो बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ है। ठीक है, वर्तमान में जो हम देख रहे हैं उन सारी चीज़ों से वो उस समय अनभिज्ञ थे। तो आदम प्रवृत्ति क्या थी कि आज के जानवरों की हम प्रवृत्ति देखते हैं, हिंसक जानवरों की, जो जंगली जानवर हैं, तो वैसे ही कुछ प्रवृत्तियाँ आदम काल में भी थी जब शुरुआती प्रागैतिहासिक काल चल रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर शिकार करना ही उनका उद्देश्य रहता था। कृषि तो बाद में ही, कृषि क्रांति बाद में आती है, उससे पहले ये शिकार पर ही डिपेंड रहते हैं। तो जो शिकार पर डिपेंड रहते हैं तो जो चित्र होंगे वो अपने वातावरण या आसपास की चीज़ों को ही देखकर निर्मित करेंगे। ठीक है, काल्पनिकता तो अभी नहीं है, नहीं कि कल्पना के द्वारा कोई देवी देवता का चित्र बना लें या किसी और का चित्र बना लें, तो काल्पनिकता नहीं है, तो यथार्थता है। तो यथार्थता में क्या है कि जो अपने परिवेश में देख रहे हैं वही चीज़ें वह चित्रित कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। ऑप्शन बी है कि प्रागैतिहासिक चित्र जो है गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। इसके बारे में देख लीजिए, अगर बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, अपने टाइम में जितना उनकी दक्षता थी उस अनुसार उन्होंने बनाया। अब हम आज से तुलना करें तब तो उनकी दक्षता शून्य ही थी, फिर भी जो रेखाओं के द्वारा जो वर्णन वो करना चाहते थे वो किए, और वो प्रभाव रेखा आज भी डालती है। तो ये चीज़ें भी सही हैं, ए भी सही है, बी भी सही है। सी देखिए, प्रागैतिहासिक क्षेत्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला व प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। तो ये चीज़ें उस समय नहीं थीं। हाँ, रंगों का प्रयोग करते थे, लेकिन वो क्या करते थे, खनिजों से प्राप्त जो रंग होते थे उनका प्रयोग करते थे, और वो इतने लाल नहीं होते थे जितना ये कह रहा है कि दमकता लाल, चमकीला नीला, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये गलत है। डी क्या है कि मानव आपस आकृतियों को बनाने से पहले गुफा के भित्तियों पर पृथ्वी में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। ये भी सही है कि वहाँ पर कोई प्रॉपर तरीके से सतह को तैयार नहीं किया गया है, रैंडमली वो चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो गलत है, यानी असत्य है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, तो हमें बताना है कि ऑप्शन सी जो है असत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन ये है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र था, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र था, फ्रांस का मिडी क्षेत्र था, या भूमध्य सागरीय कला का केंद्र था। ठीक है, फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र। तो फ्रैंको कैटाब्रियन का जब वर्णन आता है तो प्रागैतिहासिक कालीन कला क्षेत्र के अंतर्गत इसका नाम लिया जाता है। तो फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र क्या है? यह है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। जब आप यूरोप का नक्शा देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे ही कुछ एरिया मिलेंगे, सॉरी इस तरीके से नहीं, इस तरीके के कुछ एरिया मिलेंगे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो आप नक्शे पर देखिए तो ऊपर का उत्तर होता है, नीचे का दक्षिण होता है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, तो जब भी आप कला क्षेत्र पढ़ेंगे तो कहेगा उत्तरी स्पेन, तो नक्शे पर जब आप देखेंगे तो ये आपका स्पेन रहेगा, ये आपका फ्रांस रहेगा। तो उत्तरी स्पेन यानी स्पेन का इस साइड का जो यानी ये साइड आपका ये हो गया उत्तरी स्पेन, और दक्षिणी फ्रांस क्या है, ये है। ठीक, तो ये जो एरिया होता है ये क्या होता है, फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र होता है। ठीक है, तो फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र क्या है, तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक क्षेत्रों का प्रमुख केंद्र, और आपको जो चित्र मिलते हैं वो इसी इलाके में मिलते हैं, उत्तरी स्पेन, दक्षिणी फ्रांस। तो कुल मिलाकर यही इलाका आपका आता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं, तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक क्षेत्रों का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस। अब एक बार आप फिर से नक्शा देख लीजिए कि हमने ऐसे कुछ बनाया था। ठीक, इसको ऐसा कर दीजिए, ये आपका स्पेन हो गया, ये आपका फ्रांस हो गया। क्या कह रहा है, उत्तरी स्पेन यानी इस साइड में आपका कह रहा है कि ये उत्तरी स्पेन ये हो गया, और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस हमने आपको नक्शे पर बताया था कि ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस यानी दक्षिण ये हो गया आपका, पश्चिमी ये हो गया, तो यानी यही इलाका आपका आ गया। कुल मिलाकर इसी इलाके की हम बात कर रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक कालीन कलात्मक गुफाएं आती हैं, तो इस एरिया में आपको प्रागैतिहासिक कालीन कलात्मक गुफाएं आपको मिलेंगी। समस्त कला प्राय 3 क्षेत्रों से संबंधित, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का डोर्डोन तथा उसका निकटवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी फ्रांस का पेरिनियन क्षेत्र, और उत्तरी स्पेन का कैटाब्रियन क्षेत्र। यानी दक्षिणी फ्रांस में क्या है, पेरिनियन क्षेत्र है ये,
और उत्तरी स्पेन का कैटाब्रियन, ये आपका कैटाब्रियन क्षेत्र है। जो हमने ग्रीन कलर से किया है रेड वाले मैप पर, वो आपका क्या है, फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है किससे? धार्मिक कर्मकांड से, प्रागैतिहासिक कला से, आदिम गीत से, या फिर मध्यकालीन कला से। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये आपका प्रागैतिहासिक कालीन कला से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र की कलात्मक गुफाओं का पता 19वीं सदी के अंत में चला था। ठीक है। इन गुफाओं में दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक काल लगभग 40,000 से 10,000 BC तक की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। अच्छा, एक बात और जान लीजिएगा, जब हम क्षेत्र के अनुसार जो आपका काल चलता है कि प्रागैतिहासिक काल कब से है और ऐतिहासिक काल कब से है, ये क्षेत्र पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे अगर आज हम सेंटिनियल द्वीप आपका अंडमान निकोबार में चले जाएं, तो वहाँ अगर हमें ये देखना हो कि कौन सा काल चल रहा है उन लोगों के लिए, तो वो भी अभी आदिवासी की तरीके से रह रहे, धनुष बाण चला रहे हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि पाषाण काल में अभी वो लोग रह रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि उस क्षेत्र विशेष में क्या गतिविधियां हो रही हैं ये डिसाइड करता है कि कौन सा काल उस क्षेत्र के लिए चल रहा है। इसलिए आपको अंतर देखने को मिलेगा कि मध्यकालीन कला में मध्य पाषाण काल का जो कालखंड है वो आपका यूरोप के लिए अलग है और भारत के लिए अलग है। तो इन चित्रों में अंकित पशुओं का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। इनके अतिरिक्त इनमें अनेक उत्कीर्ण चित्र तथा विचित्र संकेताक्षर बने हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो भारत में मुजफ्फरपुर में, बिंदकी में, खुर्जापुर में या सरगुजा में, ये आपको बताना है। तो सरगुजा में आपको क्या मिले हैं? प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। ठीक है। सरगुजा कहाँ पड़ता है? तो ये छत्तीसगढ़ में आपका पड़ता है। देखिए जो विकल्प दिया गया है, हालांकि कई जगह पाए गए हैं, लेकिन एक विकल्प उठाकर रख इसलिए दिया गया है क्योंकि उसी विकल्प को सही लगाया जाएगा, वहीं पर आपको मिला है। जैसे आप 4 जगह दे दें, दिल्ली, आगरा और मेरठ, और इसके साथ ही आपको दे दें क्या? मिर्ज़ापुर। अब बताइए कि कहाँ प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं? तो आपको मिर्ज़ापुर मिले हैं, तो आप वहाँ मिर्ज़ापुर टिक करेंगे। तो एक वही दिया गया है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार आपका सरगुजा है। सरगुजा कहाँ है आपका? तो सरगुजा आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है। यहाँ आपको रामगढ़ मिलेगा, सीता बेंगरा गुफा मिलेगी, लक्ष्मण बेंगरा गुफा मिलेगी, किष्किंधा पर्वत मिलेगा, जब गुफाओं को हम पढ़ाएंगे। ठीक है। जब और ये गुफाएं कब आ जाती हैं आपकी? ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की चित्रित गुफाएं हैं। किष्किंधा पर्वत मिल जाएगा, सीता कुंड मिल जाएगा, हाथी खोह मिल जाएगा। आदि रामगढ़ में विश्व की प्राचीनतम नटरीशाला स्थित है, जिसे सीता बेंगरा के नाम से जाना जाता है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीता बेंगरा क्या है? तो वो एक नाट्यशाला है और बहुत विशाल नाट्यशाला थी। सीता बेंगरा के निकट ही आपका जोगीमारा गुफा स्थित है, जहाँ से भारतीय गुफा चित्रों की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। जिसे भारतीय चित्रकला का वरुण मंदिर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? यानी जो चित्र बनाए गए हैं वो किस पर बनाए गए हैं? पूछिए, प्रश्न आए कि चित्र जो बनाए गए हैं प्रागैतिहासिक वो किस पर बनाए गए हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि गुफाओं में बनाए गए हैं। और गुफा किसकी होती थी? तो शिलाओं की होती थी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, शिला यानी चट्टानों। ठीक है। चट्टानी कला थी, आधार क्या था? चट्टान। व्याख्या क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, गिट्टियों या छतों में बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। अब ऐसे कोई शिला है, जाकर कोई बैठ गया, फिर अपना चित्र खींच दिया। ये भी है कि खाली पड़े, कोई अगर शिला खाली पड़ी है तो उस पर ही बना दिया। जैसे अभी आप मिर्ज़ापुर जाएंगे, बिंडम फाल है। ठीक है। बिंडम जलप्रपात है वहाँ पर। जब आप जाएंगे तो वहाँ प्रागैतिहासिक चित्र तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अब आप जाएंगे तो जो वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं वो क्या करते हैं कि कोई ईंट का टुकड़ा उठा लिए, उसके बाद जो चट्टान बना उस पर जो उनकी इच्छा आई वो आकृतियाँ बना दी। आप जाकर देख सकते हैं कैसी आकृतियाँ बनाई हैं। अब ये मत समझ लेना कि वहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हैं, वो अभी के मानव के द्वारा निर्मित चित्र हैं और उसमें पता नहीं क्या क्या वो निर्माण किए हुए हैं, वहाँ पर चट्टानों पर बना देते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? क्वेश्चन वही है, रिपीटेड है एक तरीके से, और बस कुछ शब्दों का अंतर है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था शिलाओं पर बनाई गई है, यानी चट्टानों पर ही बनाई गई हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? प्रागैतिहासिक चित्र ग्रंथ लिखे नहीं जा रहे थे उस समय। गुहा चित्र, गुफाओं में चित्रकारी हुई है तो गुहा चित्र ही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कागज पर चित्र बने नहीं है, वस्त्र का पता नहीं था। देखिए इसका व्याख्या क्या दिया गया कि प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र यानी केव आर्ट है। पाषाण युग के मनुष्यों ने अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए तथा अपनी विजय का इतिहास व्यक्त करने की भावना के वशीभूत होकर इन चित्राकृतियों का निर्माण किया है। नेक्स्ट है आपका कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट था, उस समय आखेट हो रहा तो आखेट ही रहेगा। पशु-पक्षी उस समय जो उनके वातावरण में दिखाई पड़ रहे थे उनके जो चित्र मिले हैं तो आप कह सकते हैं कि उनके विषय में पशु-पक्षी भी थे। युद्ध, कुछ जगह पर युद्ध दृश्य में मिले हैं जहां आपको धनुष बाण सहित चित्र मिलेंगे, तो युद्ध के दृश्य भी आपको मिल जाएंगे। तो ये तीनों मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या हम इसकी देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय आखेट था। युद्ध करते हुए तथा विजय के अवसर पर नृत्य करते हुए चित्रण करना ही तत्कालीन मानव का मुख्य रुचिकर विषय रहा है। कुछ जगह पर नृत्य का भी दृश्य आपको मिला है, तो ये कह सकते हैं कि उनका विषय नृत्य भी रहा होगा। स्त्री पुरुष पशु पक्षी आदि के चित्र भी आदि युगीन मानव की विषय वस्तु रहे हैं। इस काल में जादू टोने के रूप में अमूर्त भावना को भी विकसित किया गया था। ठीक है, धीरे धीरे अंधविश्वास जिन घटनाओं की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे तो उसको अलौकिक दुनिया से जोड़कर उनका भी चित्रकारी करना शुरू कर दिए, उसके लिए प्रतीकों का प्रयोग करना शुरू कर दिए। तो वही सब क्या है कि जादू टोने के रूप में अमूर्त भावना को भी विकसित किया जाने लगा, यानी काल्पनिकता धीरे धीरे दिमाग में प्रवेश करनी प्रारंभ कर दी थी। नेक्स्ट है आपका प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? पशु मानव पक्षी या पशु मानव पक्षी, तो ये तीनों है। पशुओं का भी चित्रण है क्योंकि ज़्यादातर शिकार करते हुए पशुओं का ही चित्रण है। मानव का भी चित्रण है क्योंकि जब शिकार कर रहे हैं तो पशु का तो चित्रण है, ये साथ साथ मानव का भी चित्रण है और पक्षी का भी चित्रण आपको मिलता है। तो पशु पक्षी मानव तीनों का चित्रण आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के चित्र मिले हैं, आखेट के मिले हैं, या मनुष्यों के चित्र मिले हैं, औजारों के चित्र मिले हैं? तो सर्वाधिक जो चित्र मिले हैं तो सबसे आसान काम था, जो उस समय यथार्थता उन्हें जो दिख रही थी कि मानव शिकार कर रहा है जानवरों का, उसी का चित्रण सबसे ज़्यादा किया गया है। तो आखेट के जो चित्र मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक आखेट के चित्र मिले हैं। आदिम मनुष्य ने सांभर, महिष, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सुअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया है। ठीक है, यह पशु उसने अपने आखेट में देखे थे तथा इसने इन पशुओं की गति और शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इस कारण उसके जो प्रमुख चित्रण विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक था। प्राचीन लोगों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर आरेखन एवं चित्रण के प्रमाण भी भारत में कुछ बाद के समय में आजमगढ़ और मिर्जापुर जैसे स्थानों से प्राप्त होते हैं। ये प्राय आखेटन दृश्य थे जो नुकीली रेखाओं एवं कोणों के द्वारा पृथक इकाइयों या समूहों में बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित हैं? ये वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरीके से। यहाँ आप आखेट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं तेल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से, गेरू व चारकोल से। तो तत्कालीन समय में गेरू व चारकोल ही उपलब्ध था, बाकी चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेरू व चारकोल से ही निर्माण किया गया था। व्याख्या देखते हैं कि आदि मानव चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का उपयोग करता था, सिर्फ एक ही नहीं कि लाल रंग जो कि गेरू से प्राप्त होता था उसी का उपयोग उसने नहीं किया। अधिकतर रंग गेरू से बनाए जाते थे क्योंकि ये आसान था, जिनकी अलग अलग रंगतें होती थीं। खड़िया मिट्टी और कई तरह की रंगीन मिट्टी का उपयोग हुए चित्र
बनाने के लिए करते थे। आग जलाना सीखने के बाद वे हड्डी को जलाकर काला रंग भी बना लेते थे। वे लकड़ी के कोयले का प्रयोग भी कभी कभी करते थे। बाद में स्थायित्व लाने के लिए जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर उसका प्रयोग करने लगे थे। जानवरों नेक्स्ट है आपका कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। दृढ़ कथन का है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, और इसका इन्होंने कारण बताया है कि प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। अब देखिए विकल्प क्या क्या दिया गया है कि दोनों का व खा सही है तथा खा का सही स्पष्टीकरण है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, ये 100% सही है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि जो कथन है, कथन तो एकदम सही है, कारण इन्होंने कहा है कि प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई निश्चित नहीं है कि जहाँ पर चित्रों की अधिकतर संख्या आपको मिली है वहाँ पर वो रहना पसंद ही करते थे। उनका जीवन खाना बदोश का जीवन था। वो गुफाओं में रहते थे, जहाँ शिकार की मात्रा अधिक थी वहाँ रुकते थे और उसके बाद जैसे ही खत्म होता था आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि वहाँ पर ये रहे होंगे और अपना जब तक रहे तब तक यहाँ उन्होंने चित्रांकन किया, सर्वाधिक मात्रा में चित्रांकन किया। लेकिन उनका जो पसंद का स्थल है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि उनका ये पसंद का स्थल ही था। ठीक है, क्योंकि जैसे ही शिकार समाप्त होते उसके बाद वो आगे बढ़ जाते। ठीक है, जहाँ उन्हें उपयुक्त स्थल मिलता फिर वहाँ रहते। तो पसंदीदा स्थल की कोई बात नहीं थी। तो कारण तो कथन तो सही है लेकिन कारण ये गलत है। तो अगर आप देखें तो दोनों का व खा सही है लेकिन खा का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी आपको दिया गया का सही है लेकिन खा असत्य है। तो यही सही हो जाएगा कि कारण सही है लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है कि उनका पसंदीदा स्थल था ये, इसीलिए वहाँ ज़्यादा चित्र हैं, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं। हमने जब पहला क्वेश्चन लिया था तो वहीं पर हमने इसे क्लियर कर दिया था कि पहला या दूसरा कौन सा क्वेश्चन था जिसमें ये कह रहा था कि फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र है, तो वहीं पर हमने क्लियर किया था, शायद दूसरा तीसरा था। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं। तो यूनान एवं मेसोपोटामिया में नहीं, उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में नहीं, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में, यहीं पर है। उत्तरी स्पेन ऐसे कुछ है, ये आपका स्पेन, ये आपका फ्रांस, उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के प्रमुख केंद्र हैं, आपको छिटपिट तो कहीं मिल जाएंगे लेकिन जो प्रमुख केंद्र हैं वो आपको फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र यानी उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में ही मिलेगा। देखिए इनकी व्याख्या देखते हैं कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक क्षेत्र उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक युग की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। कहाँ? दीवारों पर गुफाओं के और छतों पर बनाए गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में अगर हम देखें तो विश्व स्तर पर प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? अर्जेंटीना, कुएवा डे लास मानोस, ठीक है, कुएवा डे लास मानोस अर्जेंटीना का है। इंडोनेशिया लुबांग जेरिजी सालेह, स्पेन अल्तामीरा व कैंटाब्रिया, फ्रांस चाउवेट पांडी आर्क गुफा, स्पेन रॉक आर्ट ऑफ द लाइबेरियन मेडिटेरियन बेसिन, इजिप्ट गिल्फ केबिर, यानी ये सारी जगह हैं जहाँ पर ये क्या मिला है, गुफा मिली हैं या प्रागैतिहासिक कालीन कला मिलती हैं, ये अन्य जगह हैं। ठीक है, तो इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या पाकिस्तान की सभ्यता। तो ये जो दजला फरात नदियों के हैं नदियां हैं वो आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता वहाँ पर पनपी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। ये दो नदियां हैं उन्हीं के बीच में आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलती है। देखिए मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच। यह क्षेत्र दजला टिग्रिस जिसे कहते हैं और फरात यूफ्रेटिस नदियों के बीच में पड़ता है। मेसोपोटामिया को अब इराक कहते हैं। यह कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अवकदी सभ्यता, बेबीलोन तथा असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नगर उर है जिसे इब्राहिम का नगर भी कहा जाता है।
उर्क को क्या कहा जाता है? इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। निमरूद, मारी, उरूक, शूसा ईरान है तथा लगास यहाँ के प्राचीन उत्खनन के विशेष क्षेत्र रहे हैं, यहाँ पर ही उत्खनन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दजला फरात। ये अभी हमने पढ़ा कि दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देखी है? तो हमने कहा था दजला फरात के बीच में मेसोपोटामिया होता है और इसे ही वर्तमान में इराक कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो सिलेंडर सील जो आपको मिलता है वो मेसोपोटामिया की कला से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम देखते हैं क्या है। सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से 3500 ईसा पूर्व के आसपास सिलेंडर सील का आविष्कार हुआ था। यह एक बेलन था जिस पर चित्रों को उकेरा गया था, जिसे गीली मिट्टी पर रोल करके तस्वीरों में कहानी का उत्कीर्ण किया जाता था। सिलेंडर सील के कुछ उदाहरण हैं। सिप्पार की कार्यशाला में निर्मित सील, जिसमें लबादा धारक राजा सामास को एक पशु भेंट कर रहा है। ठीक है, एक गीली मिट्टी था, अब जैसे होता नहीं है कि छापा, एक तरीके से छापा चित्रकला के तरीके से था कि आप उस पर बनाइए फिर उत्कीर्ण कर दीजिए। बाकी तो ये और थे। साइप्रस से प्राप्त सिलेंडर सील फूले पकड़े हुए दो नग्न महिलाएं न्यू असीरियन पंखों वाले देवता के साथ अनुष्ठान को दर्शाता हो। ये और जो सिलेंडर सील पर जो चित्र मिले हैं वो। नील नदी की इस घाटी में पनपी सभ्यता है। नील नदी से आपको मिस्र का ध्यान तुरंत आ जाना चाहिए। नील नदी की घाटी में कौन सी सभ्यता पनपी है? तो मिस्र की सभ्यता पनपी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था, या नील नदी का जो बेसिन था उसके अंतर्गत हुआ है। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर नील नदी की समकालीन सभ्यता की बात करें तो भारत में आपका सिंधु घाटी सभ्यता तत्कालीन समय में चल रहा था, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रहा था, और इनका आपस में संबंध भी था। ठीक है, व्यापार भी होता था, क्योंकि मोहरें जो प्राप्त होती थी यहाँ से भी, मेसोपोटामिया की कुछ चीज़ें यहाँ भी मिली रही थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और इसी तरीके से हम पूरा घटना चक्र को पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ताकि आपके आने वाले क्वेश्चंस जो हों उनमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, या भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो।